जिस लड़की को किसी ने छुआ भी नहीं, कैसे वो हो गई 4 महीने की प्रेग्नेंट? जिसका वजन 120 किलो से भी ज्यादा था, कैसे उसने पाया हीरोइन जैसा स्लिम फिगर? जो कॉलेज ड्रॉप आउट के नाम से थी बदनाम, कैसे बन गई वो दुनिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन? मोटी, भद्दी, बदसूरत, कुछ इन्हीं नामों से पुकारते थे लोग मुझे। लड़के तो मेरी परछाई तक से दूर भागते थे। कामिनी, तुम्हारी बहन कॉलेज का एक कंपटीशन जीत सकती है, और वो कंपटीशन है मिस हिप्पो। अनिका, अनिका, हाँ पापा। तुम्हें पता है डोगरा फैमिली के एक लौते वारिस कुणाल डोगरा का रिश्ता आया है, वो भी तुम्हारे लिए। मैंने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया और 2 दिन बाद मैं मेरी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ शादी के मंडप में बैठी थी। कुणाल के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो इस शादी को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। शादी के फेरे अभी खत्म ही हुए थे कि मुझे चक्कर आने लगे। मिस्टर डोगरा, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुन जैसे मेरी दुनिया ही थम गई, क्योंकि उस दिन तक ना मुझे किसी लड़के ने छुआ था और ना ही किसी से मेरा अफेयर हुआ था। मुझे लगा जैसे मुझ पर किसी ने जादू कर दिया। आखिर बिना कुछ किए मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। अनिका, तुम चाहो तो अभी अस्पताल चलें। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 4 महीने की। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा एक हादसा था या कोई श्राप। पड़ गई आपके कलेजे पे ठंडक? हाँ, ये लड़की हमारे बिजनेस को बढ़ाएगी, किसी और के पाप को पेट में पालकर। कुणाल प्लीज। क्या प्लीज दादाजी? जाओ, बहू को अंदर लेके जाओ। बहू? कुणाल को लगा जैसे उसके दादाजी पागल हो गए हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझको अपनी बहू बता रहे थे। मैं भी समझ नहीं पाई कि आखिर उसके दादाजी ने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया था जो मुझे डोगरा खानदान की बहू बनाने के लिए इतने उतावले हो रहे थे। कुणाल, मुझे नहीं पता मेरे पेट पे पल रहा बच्चा किसका है। मेरा यकीन मानो, मुझे तो आज तक किसी लड़के ने छुआ तक नहीं है। तो क्या कोई भूत तुम्हारे पेट में बच्चा छोड़ करके गया? मेरा यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत पाके दूंगी। कुणाल प्लीज। 1 मिनट। मैं अपनी किस्मत पे रोते हुए चलने लगी, पर मेरे पापा, सौतेली माँ या बहन कामिनी, किसी ने भी मेरा हाथ नहीं थामा। उनको तो ये सब देखकर मजा आ रहा था कि कैसे मेरे साथ हुए इस हादसे की वजह से कामिनी का रास्ता साफ हो गया। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो कुणाल के दादाजी भी चुपचाप अपने रूम में चले गए। मुझे लगा मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है और मैंने मनाली शहर छोड़ दिया। मैं सीधे अपनी मौसी के यहाँ बैंगलोर चली गई, पर एक अकेली प्रेग्नेंट लड़की को रखना मेरी मौसी के लिए भी आसान नहीं था। उन्होंने मुझे अपने एक खाली फ्लैट में जगह दी, पर शर्त इतनी थी कि मुझे 24 घंटे अंदर ही रहना है। वो बस खाना देने आती और बाकी का पूरा दिन मुझे जैसे जेल में गुजारना पड़ता। पर जब 5 महीने बाद मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया तो उन्हें देखकर जैसे मेरी सारी मुश्किलें हल हो गई। हाँ, मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और उन दोनों को देखकर लगा जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई। पर मेरी ये खुशी सिर्फ 2 घंटे टिकी। अचानक से नर्स मेरे पास आई और बताया कि आपके बेटे को नकाबपोश उठा के ले गया। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरा बेटा ला के दो, प्लीज 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 प्लीज। पर मेरी आवाज 4 दीवारों में ही दब गई। मुझे लगा जैसे मैं बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूं। पर तभी नर्स मेरी बेटी को लेकर आई और मेरे आंसू आग में बदल गए। मैंने उसको दुनिया मानकर नए सिरे से जिंदगी शुरू की। पर इसी दौरान मेरे साथ एक और अच्छी घटना हुई। मेरा वजन फिर से घटने लगा और मेरी खूबसूरती वापस आ गई, जैसे किसी ऋषि ने अप्सरा को अपने श्राप से मुक्त किया हो। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और एक नामचीन न्यूरोसर्जन बनी।
कई बार अस्पताल में लोग मुझे डॉक्टर की जगह मॉडल समझ लेते थे। मुझे लगा जैसे मेरी बेटी मेरे लिए वरदान बनकर आई है। तभी एक दिन अस्पताल जाते हुए मेरे साथ एक हादसा हुआ और तभी एक BMW कार का मेरी आंखों के सामने ही एक्सीडेंट हुआ। मैं जल्दी से उतरकर वहां पहुंची तो मैंने देखा कार में एक आदमी बेहोश पड़ा था। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और मैं उसकी हालत देखने के लिए उसके नजदीक गई, पर तभी उस आदमी ने कस के मेरा हाथ पकड़ लिया। आर्यन कस को मेरा हाथ पकड़ के रखो। इतना कहकर वो बेहोश हो गया, पर अभी भी उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा था। तभी एम्बुलेंस आई और मैं उसको लेकर अंदर बैठ गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं उसको बरसों से जानती हूँ। वे तू जानता ही कौन है? नहीं, कौन है? अरे ये होटल पैराडाइज का मालिक रोहित मारवा है। मैं उससे पहली बार मिल रही थी, पर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो किसी को मिस कर रहा है। मैंने उसे अस्पताल में पहुंचाया और कुछ फॉर्मेलिटीज करके अपने केबिन में चली गई, पर दोपहर होते ही एक आदमी की आवाज आई। डॉक्टर आने का मुझे 1 सेकंड बस डॉक्टर से मिलना है। मुझे मैम बिजी है, आप नहीं जा सकते अभी। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे बस 1 सेकंड के लिए मिलना है। आप 1 सेकंड हटिए प्लीज, मुझे बस मुझे नहीं पता था मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने वाली एक फेमस न्यूरोसर्जन है। मेरे भाग्य खुल गए। थैंक यू। रोहित मुझसे मिलने के लिए केबिन में आया था और वो भी सर पर बंधी पट्टी के साथ। उसने बताया कि वो अपने बेटे आर्यन की स्कूल मीटिंग में जा रहा था और इसीलिए इतनी तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था। मैं रोहित को एक नजर से देखे जा रही थी, उसके शाइनी बाल, शर्ट से दिख रही उसकी परफेक्ट बॉडी। मैं अचानक से बोल पड़ी, बेहोशी की हालत में भी कोई इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है? मैं बोलते बोलते ही रुक गई। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरे मुंह से ये निकल गया, पर अब देर हो चुकी थी। रोहित ने बस एक स्माइल की और निकल गया। उसके जाते ही मैं अपना सर पीटने लगी। तभी मेरे पास एक कॉल आया और उसे देख मैं 6 साल पीछे चली गई। फोन मेरे पापा गौतम गुलेरिया ने किया था। मैंने घबराहट में फोन काट दिया और जल्दी से मेरे घर पर रिया को फोन किया। मौसी ने बताया कि रिया अच्छी है और मजे से गेम खेल रही है। मौसी को सुन मेरी रुकी हुई सांसें वापस आई। मैंने अपना दिमाग शांत किया और अपने पापा को फोन लगाया। पूरे 6 साल बाद मैं उनसे बात कर रही थी। मैंने उनको आखिरी बार तभी देखा था जब कुणाल ने मुझे सबके सामने जलील करके बाहर निकाला था। हेलो पापा। बेटी, क्या तुम्हें मैं आखिरी बार देख सकता हूँ? पापा को ऐसे बातें करते देख मैं घबरा गई। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं, बस एक दिन के लिए देखना चाहता हूँ। मेरे लिए मना लिया जा। हेलो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया, पर मेरी रूह उसी वक्त जैसे मनाली पहुंच गई। मैंने जल्दी से टिकट करवाया और अपनी 6 साल की बेटी को साथ में लेकर अपने शहर मनाली चली गई। मनाली एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, जैसे कि मेरी जिंदगी फिर से वही हादसा दोहराने वाली है। पर इस बार मुझे रिया के लिए ज्यादा डर था। मैं मेरी बच्ची पर मेरे साथ हुए हादसों की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैंने रिया को अपनी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी के साथ होटल पैराडाइज भेज दिया और खुद कैब में बैठकर सीधे अपने घर यानी कि गुलेरिया हाउस चली गई। घर के अंदर जाते ही मेरे कान में वो सारी बातें गूंजने लगी जो मैंने बड़े होते हुए सुनी थी। अरे इसके सामने तो डबल एक्सल वाली लड़कियां भी अपने आप को करीना समझती होंगी। तुझे देखकर तो भैंस भी शर्मा जाएगी। कोई इसके नजदीक मत जाना, अगर ये गिर गई तो हमारा कचुम्बर बन जाएगा। तुम्हारी बहन कॉलेज का एक कंपटीशन जीत सकती है और वो कंपटीशन है मिस हिप्पो। पापा की डांट, सौतेली माँ के चाटे और कामिनी के ताने सब कांटों की तरह चुभने लगे मुझे। तभी मैंने देखा कि मेरे पापा गौतम गुलेरिया अपने वकील के साथ वेट कर रहे हैं। मुझे समझ आ गया कि फोन पर उन्होंने जो बोला था वो बस एक नाटक था, पर वकील को देखकर मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मेरे पहुंचते ही पापा ने 2 पेपर्स मुझे दिए। उनमें से एक कुणाल के साथ मेरे डिवोर्स के लिए थे। मैंने तुरंत ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया और टेबल पर फेंक दिया। अनिका,
पर जैसे ही मैंने दूसरे पेपर्स देखे मेरे तो होश उड़ गए। उन पेपर्स में लिखा था कि मैं अपनी पुरानी फैक्ट्री कुणाल के नाम कर रही हूँ। ये क्या मजाक है? तो आपके बीमारी का नाटक करने के पीछे ये वजह थी? फिर से अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहते हो? मैंने गुस्से से पेपर्स फाड़ दिए और चलने लगी। मैं यकीन ही नहीं कर पाई कि कोई बाप इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मैं दुखी होकर अपने होटल वापस चली गई, पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मेरी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया कि हमारे रूम में एक पुलिस ऑफिसर आया है। एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गई। मैं ये सोचकर डर गई कि कहीं किसी को मेरे मनाली आने के असली मकसद के बारे में पता तो नहीं चल गया। मैं जल्दी से रूम में पहुंची, पर वहां पहुंचते ही मेरा डर सरप्राइज में बदल गया। वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं, मेरे स्कूल का दोस्त पंकज था। तुम और पुलिस ऑफिसर? हाँ निका, और तुम्हें तो याद होगा ना कि पुलिस ऑफिसर बनना मेरा ड्रीम था। जिया, तुम्हारे गेम से बहुत आवाज आ रहा है। प्लीज बालकनी में जाओ और गेम खेलो। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस मनाली आई हूँ? मैं तो रागिनी वर्मा से मिलने आया था। ये नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा जैसे पंकज ने मेरी चोरी पकड़ ली। अब उसके सामने सच्चाई को लाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाँ, होटल में चेक इन मैंने रागिनी वर्मा के नाम से करवाया है। देखो निका, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प करूं, तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। मैं मनाली अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने आई हूँ, जिसे 6 साल पहले किसी नकाब पोश ने चुरा लिया था। कुणाल से डिवोर्स या मेरी पुरानी फैक्ट्री से मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। 6 साल बाद अनिका, I mean, तुम उसे यहाँ कहाँ और कैसे ढूंढोगी, और वो भी मनाली में, जबकि तुम्हारा बेटा तो बैंगलोर के किसी हॉस्पिटल से गायब हुआ था। अभी 2 दिन पहले मुझे बैंगलोर में किसी का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि वो मेरे बेटे के बारे में जानता है। मुझे लगा कोई मेरे साथ घिनौना मजाक कर रहा है, लेकिन उसने मुझे जो बताया वो सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है। तुम शाम को मुझे होटल लॉबी में मिलो, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों के सारे जवाब आज मिल जाएंगे। और हाँ, इस सच को जानने की रकम पता है ना तुम्हें? अनिका, अनिका, तुम ठीक हो? हाँ, पंकज, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मनाली में हूँ? एक्चुअली 2 दिन पहले तुमने जिस आदमी की जान बचाई थी ना, वो मेरा बहुत ही खास दोस्त है, रोहित मारवा। और जब मैंने उसके मुंह से तुम्हारा नाम सुना तो मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल में कॉल किया था, लेकिन वहां से पता चला कि तुम तो मनाली के लिए निकल गई। तो बस हम आ गए आपसे मिलने। और हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। जिस होटल में तुम ठहरी हो ना, वो होटल मेरे दोस्त रोहित मालवा का ही है। अनिका, मुझे निकलना होगा, यू नो, ड्यूटी कॉल्स। और हाँ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो राजलक्ष्मी के पास मेरा नंबर है। चल, थैंक यू पंकज। टेक केयर। मुझे समझ आ गया कि रोहित ने उसको हमारे अस्पताल वाली बात बता दी है। मैं कुछ नहीं बोल पाई और पंकज चला गया। वैसे मैडम, ये रोहित मारवा कौन है? और अगर वो आपको जानते हैं तो फिर हमें होटल में डिस्काउंट मिलना चाहिए। इससे पहले कि मैं उसके मजाक का जवाब दे पाऊं, रूम की डोरबेल बजी। राजलक्ष्मी ने दरवाजा खोलकर देखा तो होटल का कोई आदमी एक बड़ा सा गुलदस्ता हाथों में लेकर खड़ा था। वो गुलदस्ता रोहित ने भेजा था और उसके साथ एक लेटर भी। मेरे चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी और ये देख राजलक्ष्मी को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। राजलक्ष्मी, तुम दिन ब दिन आलसी होती जा रही हो। अस्पताल में क्या हो रहा है? आज की अपडेट्स कहाँ पर है? कल अपडेट। मैं बेहोशी की हालत में हैंडसम दिखता हूँ वो तो बता दिया, पर डिनर करते वक्त कैसा लगता हूँ
वो कौन बताएगा? आज शाम 7 बजे बस होटल के नीचे आ जाना, मेरी गाड़ी तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी। कितने सालों बाद किसी ने मुझसे इस तरह से बात की थी। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं मामा? हम किसी से मिलने जा रहे हैं। ये हम पापा से मिलने जा रहे हैं। दीदी, यू आर राइट। मम्मा जल्दी चलो, मुझे लेट नहीं होना, मुझे पापा से मिलने जाना है, जल्दी जल्दी। पूरे रास्ते मेरे कानों में रिया की बातें गूंजती रही और उनको दोहराते हुए मैं खुश हो रही थी, पर ये खुशी तूफान से पहले होने वाली शांति की थी। हम रोहित के घर के सामने उतरे और एक आदमी हमें अंदर ले गया, पर जैसे ही मैं अंदर घुसी, दीवार पर टंगे एक मास्क को देखकर मेरी रूह कांप गई। वो मास्क बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस रात मुझे नर्स ने बताया था। रोहित, रोहित, रोहित! अनिका, क्या हुआ? ये मास्क क्या क्या कर रहा है रोहित? अनिका, ये मास्क मम्मा, वो मुझे क्यों देख रहे हैं? कहीं बच्ची? हमारे साथ ये बच्चा कौन है? आखिर रोहित के घर में वो मास्क कहाँ से आया? मेरे बच्चे को चुराने वाले के साथ उसका क्या रिश्ता था? मेरी बच्ची रिया को देखकर रोहित चौंक क्यों गया? क्या वो उसे पहले भी मिल चुका है? और वो आदमी कौन था जिसने मुझे फोन करके मनाली बुलाया था? क्या इसके पीछे उसकी कोई चाल थी? कुणाल के दादाजी मेरी मुश्किल से चलने वाली फैक्ट्री के पीछे क्यों पड़े थे? और सबसे बड़ी पहेली, 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो एक ही रात में मैं 4 महीने की। ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।